कनॉट सर्कस। दिल्ली का पेरिस पूरा घुमावदार रास्ता तय करके आ खड़े हुए शिखा और सरस रीगल के सामने वाली लगी रेलिंग के सहारे। काबिलिटी रेस्तोरां सामने ही था। सरस वहाँ से 2 आइसक्रीम ले आया और वही खड़े खड़े कब खा गए ये उन्हें पता ही नहीं चला। आज काफ़ी समय था दोनों के पास। शिखा के पेपर समाप्त होने की वजह से सरस ने घूमने का प्रस्ताव रखा तो ये संघर्ष तैयार हो गया। बड़े फकराना अंदाज में लापरवाह से दोनों एक दूसरे को प्यार भरी नज़रों से देखकर मुस्कुराए। वास्तविकता के धरातल पर दोनों ही अपनी अपनी सोच को एक दूसरे की सोच से तालमेल बैठाकर मुख सा समझौता किए हुए लग रहे थे। सूरज की तीखी किरणें निर्बल होकर कांपने लगी। गुलाबी ठंड के दिन कितने कमजोर और मरियल से होते हैं। शिखा को पूरी आस्तीन का काला ब्लाउज सफ़ेद रंग की लाल और पीली पत्तियों के बड़ार की साड़ी के साथ बहुत फब रहा था। बालों के खुला होने से जब जब हवा का कोई झोंका आता कुछ लटें उड़ती हुई उसके साथ माथे से हटकर गालों पर आ जाती है। पैदल चलते हुए ये आ गए काफ़ी दूर। यहाँ सड़क पर कनॉट सर्कस वाला शोर शराबा नहीं था। कभी कभार कोई बस उनके पास से गुजरती तो मौत का सन्नाटा भंग होता। ऊंची एड़ी की सैंडल की खटखट की आवाज़ सरस के कदमों के साथ चल रही थी, एक लयबद्ध तरीके से। हवा में कुछ गमहीट सी लगी सरस को, तो बंद गले का स्वेटर निकल कर पीठ पर डाला और बाजुओं को गले के सामने ढीली सी गांठ बांध कर छोड़ दिया। हल्के भूरे रंग की काटराइज की पैंट और गहरे कोका कोला रंग की लंबी धारियों वाली शर्ट पर घने घुंघराले बाल बहुत ही प्रिय और सौम्य तस्वीर बना रहे थे सरस की। पैरों में पड़ी गुड़गाबी शिखा की सैंडलों से तालमेल बैठकर चल रही थी। रास्ते में एक दूसरे की तरफ जब दोनों की नज़रें अचानक एक साथ उठती तो मुस्कुरा भी देते। बादलों के छंटने की वजह से सूरज चमकने लगा, किंतु फिर भी धूप में ओह गर्माहट नहीं आ पाई भी तो अभी जिसकी उपेक्षा करनी चाहिए। सामने एक सुंदर से पार्क को देखकर सरस ने पूछा शिखा को, चलो ऐसा करते हैं शिखा, कुछ देर इस पार्क में बैठते हैं। शिखा ने मौन स्वीकृति दे दी। दोनों पार्क की हरी हरी घास में जाते ही बरस गए। थोड़ी देर बाद जब थकावट दूर हुई तो शिखा ने पूछा, सरस आपने लिखने की प्रगति के बारे में तो कुछ बताओ। क्या कुछ लिख भी रहे हो या ऐसे ही? तुम क्या समझते हो? क्या विगते दिन में वैसे ही मस्ती के आलम में गुजार दिए हैं? नहीं शिखा, सच पूछा जाए तो अपनी पीएचडी की थीसिस और तुम्हारे साथ के गुजारे वक्त के सिवा मुझे जो भी समय मिला है ये मैंने अपनी कलम को ही समर्पित किया है। सुनो, टाइप तो तुमने अच्छी तरह सीख ही लिया। अब ऐसा करो, मेरे उपन्यास का रफ वर्क सारा फेयर कर डालो। सरस ने लेटे लेटे ही कहा। अच्छा चलो, ये तो बहुत अच्छी बात रही।
कुछ प्रगति तो हुई इस सिलसिले में, वरना मैं तो समझ बैठी थी कि शायद वक्त ही नहीं निकाल पाए होगे आप अपने लेखन के लिए। शिखा को वास्तव में आंतरिक खुशी हुई थी सरस की बात सुनकर। सच शिखा, एक बार इस क्षेत्र में उतर जाऊं, फिर देखना कितना बड़ा धमाका करता हूँ। बल्कि सच में देखा जाए तो मैं ये मानता हूँ कि मेरा जन्म दुनिया में लेखन के लिए ही हुआ है। तुम्हारा प्यार, स्नेह, वात्सल्य और मधुरम अलसाई आँखों की तुम्हारी चाहत ही मुझे अदृश्य रूप से प्रेरणा देती रही है अब तक। क्या ज़रूरी है कि ये सब बातें मुझसे ही कहलवाओ? क्या तुम मेरे प्यार, मेरी प्रेरणा, मेरी अंतरात्मा की आवाज़ की खुद में ही महसूस नहीं करती? सरस काफ़ी देर बोलता रहा। चुप हुआ तो शिखा को कहीं दूर स्वप्निल ख्वाब में खोए देखा। सच सरस, मैं चाहता हूँ कि पल रुक जाए, लम्हे थम जाए और हम तुम यूं ही शताब्दियों तक इस स्वप्निल प्रेम सागर में डूबते रहे। शिखा आंखें बंद करके किसी स्वर्गीय लोक की कल्पना करने लगी। वह धीमे धीमे सरकती हुई उसके बिल्कुल करीब आ गई। सरस ने प्यार भरी आंखों से निहारा उसे, फिर अपने बाहुपाश के दायरे में कैद करते हुए कहा, शिखा, शिखा। उसकी सांसें उखड़ने लगी, ओठ लरचने लगे, जिस्म थरथराने लगा। दिल की बात जुबान तक आते पथरा गई। शिखा ने धीरे से अपनी आंखें खोली और भावुक होकर कहने लगी, क्यों रुक गए सरस? अटक क्यों गए जुबान? बोलते बोलते थम क्यों गए? कहते रहो, कहो ना। शिखा, शिखा, क्या मैं तुम्हें तुम्हारा चुंबन? सरस ने डरते शकुचाते हुए शिखा को अधरों पर अपनी उंगलियां टिका दी। मुझे क्या हो रहा है सरस? छी छी, मुझे शर्म आ रही है। सनसनाहट घोले मेरे जिस्म में खून की रफ्तार तेज होकर रोमांच पैदा कर रही है सरस। शिखा माधोसी के नशे में बुड़बुड़ाने लगी तो सरस ने शिखा के कुंवारे लरचते कँपाते सुर्ख सदरंगी होठ पर अपने होठ रख दिए और दोनों खो गए उस जहां में जहां सरस था और थी शिखा। आप चलोगी भी यहाँ से या शाम को डालोगे? शिखा ने झिझोड़ा सरस को, जो अब तक आंखें बंद किए हुए ही उन्हें सपनों में खोया हुआ था। लेटे लेटे ही हल्के से मुस्कुराया सरस और फिर अलग होकर कपड़ों की झड़कता हुआ उठ खड़ा हुआ। शिखा ने तब तक अपने अस्त व्यस्त कपड़ों को दुरुस्त कर लिया। सामने वाले स्टॉप से ही दोनों ने चिड़ियाघर के लिए बस पकड़ी। काफ़ी दूर घूमने के बाद दोनों चिड़ियाघर के उस एकांत में बैठ गए जहाँ पक्षियों के झुंड पानी और दूब घास पर किलोले मारते हुए अटखेलियाँ करते हुए दिख रहे थे। एक बेंच पर सरस के बगल में बिल्कुल उसकी बाजुओं में फंसकर शिखा बैठ गई। शिखा के चेहरे को अपनी तरफ घुमाते हुए सरस ने कहा, अच्छा शिखा, एक बात बतलाओगे?
क्या तुम्हारी मम्मी तुम्हारे से इस बारे में कभी पूछती है कि इतनी इतनी देर तक तुम कहाँ रहती हो, क्या करती हो? पहले तो इस अनायास से सवाल पर चौंकी सीखा, फिर मंद मंद मुस्कुराते हुए बोली, पूछती है, ज़रूर पूछती है। किंतु एक बात है सरस, मम्मी मुझ पर विश्वास बहुत करती है। इसी वजह से मैं भी आज तक अपनी कोई व्यक्तिगत बात उनसे छुपा नहीं पाई हूँ। उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम है। खुद मैंने बताया है उन्हें, जो हमारे दिल में है। क्या किसी अपने से छुपा कर रखे? ऐसा ही सिखलाया है मामी ने मुझे अब तक। और फिर मेरे बारे में, मेरे चुनाव या मेरे पसंद के बारे में मेरी मामी पूर्णतया संतुष्ट और भीक है। हाँ, एक बार ज़रूर तुमसे मिलने की इच्छुक है वो। मुझे क्या तुमने सब कुछ उन्हें बतला दिया है मेरे बारे में? सरस ने घूरते हुए पूछा उससे। हाँ, तुमसे एक बार बात भी करना चाहती है वो, ऐसी उनकी इच्छा है। अगर तुम मिलना पसंद करो तो उनसे। ठीक है, फिर तो ज़रूर किसी दिन तुम्हारे घर आना ही पड़ेगा मुझे। कुछ रुककर फिर बोला वो। इसका मतलब तो तुम्हारे मामी काफ़ी उदार और सहृदय प्रवृत्ति की मिली हैं। सरस शिखा की बात से प्रभावित हो उठा। हाँ सरस, मेरी मामी मेरी भावनाओं की कदर करती है। मैं भी उन्हें हृदय से प्यार करती हूँ। शिखा एक सुख का अनुभव कर रही थी अपनी मामी के बारे में कुछ कहते हुए। उनके पास से ही एक प्रेमी जुगल गुजरा, जो हाथों में हाथ डाले मौधोसी और प्यार की बेहोशी के आलम में दुनिया से बेखबर आकर बैठ गया घास की फर्श पर। ये बस एक दूसरे को देख जा रहे थे। दूर उस कोने में नर बखत और मादा बखत आपस में चोंच से चोंच मिलाए प्रणय क्रीड़ा में लीन नजर आए उन्हें। सरस ने चोर नजरों से देखा शिखा को, फिर उसकी उंगलियों को अपनी हथेली में लेकर धीमे से दबाया और दूर देखते हुए कहने लगा, देख रही हो इस जोड़ी को, कितना स्नेह और प्यार है इनमें। कभी कभी मैं डरकर और घबराकर समाज के भय से ये सोचने लगता हूँ कि कहीं तुम मुझसे अपने को बीच में ही अलग न कर बैठे। सरस के ओठों पर शिखा ने अपनी उंगलियां टिका दी और कहने लगी, मुंह से ऐसे बातें क्यों निकालने लगे तुम? ऐसे सोचना भी मत कभी। क्या तुम्हें मेरी आँखों में, दिल में, मेरी रोम रोम में अपना बिंब नजर नहीं आती? पता नहीं कहाँ कहाँ कालांतर तक भटकना पड़ा होगा मेरे रूह को तुम्हें पाने के लिए। मेरा जीवन, मेरा प्यार, मेरी मधुरम स्मृति, मेरी आवाज़, मेरी संपूर्ण अस्तित्व तुम में है सरस, सिर्फ तुम में। फिर भी ऐसा सोचते हो सरस? ये मेरा अटूट विश्वास है कि किसी जन्म में दुर्भाग्यवश हम अलग जरूर हुए हैं, किंतु इस जन्म में फिर मिल गए। मैं तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी, और जब तक मेरी आत्मा इस संसार में रहेगी तब तक मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही रहूँगी। फिर भी कभी कभार मैं डरने लगता हूँ शिखा। सच तो ये है कि तुम मेरा सर्वस्व हो। मेरी आत्मा में संपूर्ण रूप से विलीन होकर तुम्हारी छवि, तुम्हारा स्वरूप एकीकार हो गया है। सरस भावुक शब्दों में अपने हृदय के उद्गारों को कहे जा रहा था। ऐसा था उनका पवित्र प्यार। चलो अब हम चलते हैं।
मेरे कमरे पर से उपन्यास की हस्तलिखित प्रति उठा ले जाना और एक बात का विशेष ध्यान रखना कि वह संपूर्ण रूप से एक सप्ताह में टाइप हो जाए। उसने शिखा की बाहें पकड़कर उठाया उसे और खड़ा हो गया। सरस के कमरे पर शिखा ने उपन्यास की फाइल को ले लिया। उसे तो सरस ने कहा, देखो, पूरी लगन और मनोयोग से टाइप करना, कहीं गलती ना हो जाए। जब तक तुम इसे टाइप करोगे, मैं अपनी पीएचडी की अधूरी पड़ी थीसिस को पूरा करके यूनिवर्सिटी में सबमिट कराए देता हूँ। अच्छा, फिर आओगे ना मेरे घर? शिखा ने विदा लेते हुए पूछा। आज इतवार है, अब मैं तुम्हें पूरे एक सप्ताह नहीं मिलूँगा। अगले इतवार को ठीक शाम 5 बजे तुम्हारे घर पर ही आकर चाय पीऊँगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। तब तक दोनों अपना अपना काम भी ख़त्म कर लेंगे। किंतु याद भी रहेगा, इतवार का तुम्हें? शिखा ने दरवाजे के बीच में खड़े खड़े ही पूछा। हाँ, बिल्कुल। अच्छा। शिखा ने सरस के हाथों को अपने अधरों और आँखों से लगाकर चूमा और चल दी। पूरे 7 दिन बाद इतवार को ठीक 5 बजे शाम को सरस ने शिखा के दरवाजे पर कुंडी खड़खड़ाई। दरवाजे के दोनों किवाड़ झटके से ऐसे खुले मानो खड़कने ही इंतजार में थे। शिखा का चेहरा सरस को देखते ही प्रसन्न और खुशी से दमक उठा। वह दरवाजे से एक तरफ हो गई और सरस को अंदर आने के लिए कहा। 2 कमरे का छोटा सा किंतु साफ सुथरा और व्यवस्थित ढंग से सादगीपूर्ण करीने से आम गृहस्थों की रोजमर्रा की चीज़ों से सजा घर। खामोश, कहीं कोई आवाज़ नहीं, पूर्णतया शांति से भरपूर। शिखा का घर सरस को बहुत अच्छा लगा। शिखा उसे कमरे के साथ वाली गैलरी से पार कराकर ले आई अपने मकान के पिछवाड़े में। बाहर से जितना शांत और खामोश लगा वह मकान, पिछवाड़े से उतना ही चंचल और रंगीन खुशबुओं से तरबतर महसूस किया उसने। कमरों की दीवारों से थोड़ा हटकर तराशी हुई हेज रोपी हुई थी घास के लान के चारों तरफ। लान की हरी घास 1-2 दिन पहले ही काट गई थी। चारों कोनों पर 4 तरह के गुलाब खिले हुए थे। लान के बीचों बीच में एक फूलों के पौधों की लंबी कतार उसे 2 पंक्तियों में बांट हुई थी। वहाँ लान में 3 कुर्सियाँ और छोटी सी मेज बिछी हुई थी। शिखा के कहने पर वही बैठ गए दोनों। उसे बहुत ही अच्छा और मनोरम लगा इस मकान का पिछवाड़ा। सरस को वहाँ अकेला छोड़कर शिखा अंदर जाने को ही थी कि एक अधेड़ महिला, जिसकी कानपट्टी के कुछ बाल सफ़ेद हो चुके थे, सादी साड़ी और सफ़ेद ब्लाउज में हाथ में पानी के गिलासों के ट्रे लिए आ गई वहाँ। एक बार हाथ में पकड़ी ट्रे को देखा उसने, एक बार महिला की तरफ, फिर शिखा को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखने लगा। मेरी मम्मी है ये सरस। सरस समझ तो पहले ही गया था, फिर उठकर पैर छूते हुए शिखा की मम्मी बोले, अरे अरे, क्या करते हो? बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि तुमने मुझे सम्मान दिया। इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर सरस का उन्हें स्नेह से सिर चुप करा। पानी की
ट्रे में से एक एक गिलास करके दोनों ने उठा लिया और पीकर बैठ गए तीनों वही कुर्सियों पर। मम्मी, तुम सरस से बातें करो जब तक मैं कुछ खाने पीने के लिए बनाती हूँ। आज कर लेना ढेर सारी बातें। मैं कहती थी ना कि वक्त आने दो, बातें भी करवाऊंगी और मिलवाऊंगी भी सरस से तुम्हें, शिखा ने उठते हुए कहा और रसोई की तरफ चली गई। शिखा के जाने के बाद उसके उतावलेपन पर कहा उसके मामी ने, बहुत भावुक और उतावली है हर बात में। बहुत बार, बल्कि हर रोज़ एक ना एक बार अक्सर तुम्हारा जिक्र कर रही देती है मेरे सामने, सरस की तरफ देखते हुए कहा उन्होंने। सरस कुछ नहीं बोला, सिर्फ सुनता रहा और बीच में सिर्फ हाँ हूँ ही करता रहा। भले ही तुम प्रत्यक्ष रूप में पहली बार मिल रहे हो बेटे, किंतु अब तुम्हारा नाम मेरे घर का सा अपना सा हो गया है। एक इच्छा जरूर थी कि तुमसे एक बार मिलूं, बात करूं, वह भी आज पूरी हो गई। शिखा की मम्मी ने महसूस किया कि सरस कुछ संकोच सा कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा, तकल्लुफ़ मत करो, ज़रा आराम और निश्चितता से बैठो बेटा, घबराओ बिल्कुल मत। ऐसा समझो अपने घर में अपनों के ही साथ बैठे हो। शिखा कह रही थी कि तुम्हारी थीसिस पूरी हो गई है और अब तुम अपने लेखन के लिए कुछ करना चाहते हो। काफ़ी देर तक बोलती रही मिसेस निर्मला, शिखा की मामी। जी हाँ, मैं सोचता हूँ अध्ययन कार्य तो पूरा ही हो गया है, अब कुछ अपने क्षेत्रों में बारे में ही शुरुआत कर दी जाए। वैसे ये भी अजीब इत्तेफाक की बात है कि आपकी शिखा मुझे मेरी राहों, मंजिल और ध्येयों के रास्ते में सच्चे दोस्त की तरह मिली। वाकई बड़ी जीनियस और तीव्र बुद्धि की स्वामिनी है शिखा। क्या उसने मेरे बारे में मतलब अपने बारे में नहीं तुम्हारे बारे में आपको कुछ बतलाया? सरस अपनी बात कहते कहते बातों का रुख दूसरी तरफ ले गया, किंतु वहाँ भी वह लड़खड़ा गया। उसका शब्दों का बार बार रिपीटेशन और घबराहट को देखकर हंस पड़ी मिसेस निर्मला, बड़े जोर से ठहाका लगाकर। काफ़ी देर हंसने के बाद भी जब चुप नहीं हुई उनकी हंसी, तो सरस सोचने लगा कि कोई बेतुकी की या बचकानी बात तो नहीं कर गया वो। सोचते हुए चुप ही रहा सरस बेटे, तुम जो कुछ भी बात करते हो उसने मुझे सब कुछ बतला दिया है जो तुम अब तक करते चले आए हो। शिखा मेरी बेटी ही नहीं, मेरे जीवन की सबसे अच्छी दोस्त भी है। मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं कि शिखा, हाँ बस शिखा ही हो सकती थी मेरी बेटी, मेरे दोस्त, मेरी अंतरम। उसकी जगह कोई और ले ही नहीं सकता। तुम्हारे बारे में, तुम्हारे आपसी संबंधों के बारे में उसने मुझसे कोई बात नहीं छुपाई है जिंदगी में। और शिखा बहुत अच्छी सहेलियाँ भी है। हंसी में इसलिए थी कि तुम्हारी घबराहट और शब्दों के उच्चारण की लड़खड़ाहट में किसी मासूम बच्चे की छवि बन रही थी, और मैं सोच रही थी कि शिखा के अनुसार इसी सरस के इतने ऊंचे मंसूबे और उड़ाने हैं अपने ज़िंदगी के ध्येयों के बारे में, जो मेरे सामने बोलते बोलते हकलाकर बार बार उन्हीं शब्दों को घबराहट में बोले जा रहा था। सरस की चौकित मुद्रा को देखकर मिसेस निर्मला ने बताया उसे, नहीं, ये बात नहीं, मैं तो एक छोटा सा व्यक्तित्व मात्र हूँ जो अपनी मंजिल पर, अपनी लक्ष्य के रास्ते पर चलना सीख रहा हूँ। शिखा ने आपको बहुत ऊंचा कहा
होगा मेरे बारे में। घबराया वास्तव में इसलिए था कि पता नहीं उसने मेरे बारे में आपको क्या बतलाया हो। अच्छा, एक बात बतलाएगी मम्मी? कुछ रुक गया कहते कैसे सरस अचानक अपनी मुख से निकले मम्मी संबोधन से। मिसेज निर्मला को भी ये संबोधन अंदर तक ममता से झिंझड़ कर रख गया। वे आंखों की मौन भाषा द्वारा ही पूछने लगी कि रुके ही क्यों बेटे, कहो, आगे भी तो कहो। आपने शिखा को ऐसा ही क्यों बनाया? आम भारतीय लड़कियों की तरह उसमें संस्कारों की रूढ़िवादिता, विचारों और मान्यताओं की संकीर्णता नहीं है। वह जिंदगी को अपने एक अलग नजरिए से देखते हैं। ऐसा मैंने अनेक बार और हर बार महसूस किया। सरस अब काफ़ी खुल गया शिखा की मम्मी के साथ। शिखा हाथ में पकौड़ा की प्लेट और चाय की केतली थर में वहाँ आ गई। मेज पर सारा सामान रखकर अंदर से 3 मग ले आई और चाय डालने लगी। बात जो बीच में रुक गई फिर शुरू हुई मिसेस निर्मला के कहने के साथ। हाँ शिखा, मैं अपना एक अलग सा दिमाग है और मैंने इसे उसका उपयोग करना भी खूब अच्छी तरह सिखलाया है। मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि ज़िंदगी की पथरीली चट्टानों से गुजरने के बाद भी जिस्म से खून की फुहारें छूटने पर भी मेरी बच्ची उफ तक नहीं करेगी, क्योंकि मैंने मानसिक यातनाएं और शारीरिक दुखों ज़िंदगी में बड़े पास से और अपने आप में भोगी है। तभी मैंने ऐसी शिक्षा इसे दे दी। मैं अपनी बच्ची को इन पुरानी और दगियानुसी झूठे आदर्शों की बोली कभी नहीं चढ़ने देना चाहती। जिस तरह की ज़िंदगी में खुद अब तक जीती चली आई हूँ, उस आग में मैं इसे नहीं धकेल सकती। समाज के अपमान और दुखों को एक कड़वी दवा और अच्छी नसीहत के नाते आज तक मैं खुद अपने गले के नीचे उतारनी आई हूँ। पूरी तख्ता की जिंदगी एक ऐसी पगडंडी है, अंधकार भरे रास्ते की, जिसे ना अपनी मंजिल का पता है ना अपने वजूद का ही एहसास है। समझ पर बोझ और ज़बरदस्ती की ना अहमियत रखने वाली वस्तु बन गई है। आज की छोड़ी हुई नारी। मिसेस निर्मला ने मन में आए विद्रोही भावों को सुना ही डाला सरस को। सच में आपने इसे 21वीं शताब्दी की बिल्कुल सही नसीहत और सीख दी है। सरस काफ़ी प्रभावित लगने लगा उनसे। अरे मम्मी, आप भी क्या बात ले बैठी, इन्हें आप चाय पिलाओ अपने हाथ से बनाकर। काफ़ी देर से चुप बैठी शिखा ने अपनी माँ को चाय की केतली हाथ में देते हुए कहा, मैंने तुम्हारा वह उपन्यास पढ़ा है जिसको तुमने शिखा को प्यार करने को दिया था। अचानक ही उसकी प्रति टाइपिंग के बाद शिखा ने किताबों की शेल्फ में ऊपर ही ऊपर रख छोड़ी। जब अनायासी नीचे तुम्हारा नाम लिखा नजर आया मुझे तो उसे पूरा पढ़ गई। वाकई क्या चीज़ लिखी है तुमने, मिसेस निर्मला ने प्रशंसा भाव दिखाते हुए चाय के कपों में चीनी घोलते हुए कहा। पसंद आया आपको? सरस ने कहा, बेहद, वाकई तुमने लिखने और विचारने के लिए लेखन का क्षेत्र बिल्कुल सही चुना है। लिखने के मसले में तुम्हारे शब्दों का चयन, भावों की अभिव्यक्ति और कथानक के मर्मांतखन तुम्हारी कलम द्वारा बड़ी मजबूत गिरफ्त से बांधे गए हैं। तुम बहुत तरक्की करोगे एक रोज, मेरा ये विश्वास है।
निर्मला ने चाय का कप सरस के हाथ में देते हुए कहा, मम्मी, सरस इसे जल्द ही प्रकाशित कराना चाहते हैं। अभी इतनी जल्दी क्या ये ठीक रहेगा?